Assalamu alaikum. Am I audible to the students? Am I audible? Assalamu alaikum. Students, am I audible to you? I can wait for a while till more people join. Thank you, sir, for responding. I will wait for a while. Sorry, the wait is annoying, but we can wait for like 1 minute. So as most of the people have joined and we welcome other people as well, I will start this interactive session. Assalamu alaikum and good afternoon. I'm Amna Niaz and I'm recently located in Inland Revenue Services in 48th Common. And I am doing this sociology session as I opted sociology in my exam as well. I have been a student of sociology. I have studied courses in sociology as well, but still I was reluctant to opt it in CSS कि मुझे sociology रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए. So हर aspirant जो है वो optional subjects के मामले में बहुत choosy होता है and they are very concerned because optional जो subjects होते हैं they can definitely increase or decrease your overall aggregate. क्योंकि कंपलसरी में तो एक काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है एंड दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम लेस स्कोरिंग, लेकिन ऑप्शनल्स में आप एक एज क्रिएट कर सकते हैं डेफिनेटली. तो हर स्टूडेंट जो होता है, हर एस्पिरेंट बहुत कॉन्शियस होता है अबाउट देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. सो इन द सेम वे आई वाज वेरी चूजी अबाउट गोइंग फॉर दिस सब्जेक्ट जब मैंने 2019 में अटैम्प्ट ली. लेकिन मैंने इसको क्यों ऑप्ट किया एंड डिड आई एन्जॉयड इट, डिड आई गेट गुड मार्क्स और नॉट, ये सब हम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे. ओवरऑल पहले मैं आपको इसका जनरल एजेंडा बताऊं कि वाई वी आर हैविंग दिस इंटरैक्टिव सेशन. इसमें
सबसे पहले इसमें हम लोग 3 से 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन दिस इंटरैक्टिव सेशन। नंबर 1 दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन कि सोशियोलॉजी क्यों ऑप्ट की जाए इन CSS, व्हाट आर द रीजंस के उस पूरे ग्रुप में एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी आपको क्यों ऑप्ट करनी चाहिए। सेकंड, जो मोस्टली स्टूडेंट सोशियोलॉजी ऑप्ट करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी में और सोशियोलॉजी में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। हम इस चीज़ को भी कैटर करेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए ज़्यादा बेटर है, और क्या आप एक नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट होके या ऐसा स्टूडेंट जिसको इस सब्जेक्ट की नो हाउ नहीं है, कैन यू गो फॉर दिस सब्जेक्ट, कैन यू ऑप्ट दिस सब्जेक्ट और नॉट। तीसरी चीज़ आ जाती है कि इसका जो सिलेबस ब्रेकडाउन किस तरह से है, क्या क्या मेजर चीज़ें हैं जो सोशियोलॉजी में आपको पढ़नी हैं, और क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी सिलेबस इन PMS एंड इन CSS, बिकॉज क्योंकि उनके मार्क्स डिफरेंट हैं। इन PMS इट इज़ फॉर 200, इन CSS इट इज़ फॉर 100 मार्क्स। तो डेफिनेटली सिलेबस ब्रेकडाउन डिफरेंट है। आप PMS के सब्जेक्ट को इसमें तैयार नहीं करेंगे, सिलेबस को तैयार नहीं करेंगे। CSS के लिए सिलेबस इज़ लिमिटेड। एक तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस ब्रेकडाउन किस तरह से है। उसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किस तरह से करना है। ये बहुत मेजर क्वेश्चन है, प्रिपेयर किस तरह से किया जाए, किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और प्रिपरेशन के साथ साथ जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हाउ टू फैच मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ औक़ात हम चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं, हम लोग फुली कॉन्टेंट वाइज हम बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है दैट इज़ नॉट ऑलवेज़ अकॉर्डिंग टू योर। बहुत सिंपली क्वेश्चन तैयार किया तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर में एग्ज़ाम में उस तरह से पूछा जाए। एग्ज़ाम में बाज़ औक़ात डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं अबाउट डिस्कसिंग अ टॉपिक, एंड समटाइम द क्वेश्चंस आर अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट थ्योरी और दैट क्वेश्चन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो क्वेश्चन की नेचर के मुताबिक आप आंसर लिखेंगे तभी आप मार्क्स गेन कर सकेंगे। और प्रिपरेशन और फैच जो मार्क्स फैचिंग है, दे आर डिफरेंट थिंग्स। प्रिपरेशन में आप बाज़ का कंटेंट तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मार्क्स फैचिंग टेक्निक्स में आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी आती है। आप किस तरह से टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह यूज़ करके, सोशियोलॉजी की पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसकी जार्गन्स हैं, उनको यूज़ करके आप एग्जामिनर को ये बता सकते हैं कि यू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्योंकि सोशियोलॉजी को कुछ लोग बहुत सिंपली डील कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ कल्चर, व्हाट इज़ सोसाइटी, व्हाट इज़ कम्युनिटी, लेकिन एवरी टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए है, बिकॉज आप एप्लीकेबिलिटी वाले क्वेश्चंस को तभी बेहतर डील कर सकेंगे जब आपके पास एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होगा। अब हम अपने एजेंडा की फ़र्स्ट पॉइंट को पहले डिस्कस करेंगे कि वाई यू शुड गो फॉर दिस सब्जेक्ट। नंबर 1 कि ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स के लिए है, एंड सोशियोलॉजी इज़ अबाउट ह्यूमन रिलेशंस, अबाउट सोशल बिहेवियर, सोशल पैटर्न्स इन अ सोसाइटी। पहली बात तो ये है कि ये सब्जेक्ट हर इंसान के लिए बहुत रिलेटेबल है। लाइक एज वी नो दैट ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, एंड वन हु कैन लिव विदाउट अ सोसाइटी इज़ इधर बीस्ट और अ गॉड। यानी कि आप या तो खुदा हो सकते हैं या आप एक बीस्ट हो सकते हैं अगर आप सोसाइटी के बगैर रह सकते हैं। तो व्हेन यू कैन लिव इन अ सोसाइटी, व्हेन यू आर सोशल एनिमल, तो अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं एज अ ह्यूमन। इवन अगर आप नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं, अगर आपको अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिले, अगर आपको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को पढ़ाया जाए, तो आप इस सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, इसकी थेरीज़ के साथ, इसके एस्पेक्ट के साथ, इसकी एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में देख रहे होते हैं जो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है बिकॉज इट इज़ वेरी रिलेटेबल। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई आउट ऑफ द वर्ड चीज़ पढ़ेंगे, आप इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे। तो रिलेटेबिलिटी वाली जो चीज़ है, जो एग्जांपल्स जो हैं, जब आप उनसे रिलेट कर सकेंगे तो आप अच्छे से, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी उस सब्जेक्ट को डील करने की। तो ये बहुत एक इसका प्लस पॉइंट है। सेकंड इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड सा है। लाइक आपने अगर आप PMS का सिलेबस देखें तो वो तो एक डिफरेंट उसकी तो डिफरेंट साइड है, क्योंकि ये 100 मार्क्स का है और इसका सिलेबस जो है वो लिमिटेड है। अगर उसमें आप अच्छे तरीके से थेरीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो आप अच्छे मार्क्स, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और तीसरी जो इसकी बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो है इसकी एप्लीकेबिलिटी। अब सोशियोलॉजी जनरली आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ऐसे लिखने के लिए आपकी एक ब्रॉडर विजन होना चाहिए, आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। तो व्हाट इज़ दिस ब्रॉडर विजन, या ये क्रिटिकल एनालिसिस ये क्या होता है, ये मोस्टली लोग नहीं बताते, या ब्रॉडर एनालिसिस क्या होता है। तो बेसिकली एनालिसिस यही होता है कि आप किसी एक ही टॉपिक को डिफरेंट लेंजेस से देख सकें।
जब इंसान इवॉल्व करता है, जब इंसान ग्रो करता है, तो एज के साथ वो एक ही लाइफ तो एक ही होती है, हम उसी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखना शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस हैं। इसी को विजन ब्रॉडनिंग भी कहते हैं। आप जितना डिफरेंट कंटेंट, जितना वर्सटाइल, जितना डाइवर्स कंटेंट पढ़ते हैं, आप एक ही टॉपिक को उतने डिफरेंट लेंसेज से देख सकते हैं। तो सोशियोलॉजी के अंदर क्योंकि आप सोशल प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे, आप सोशल थेरीज भी पढ़ेंगे, तो पर्टिकुलरली इन ऐसे एग्ज़ाम आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकता है, लाइक एसेज दैट आर रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स, या ऐसे जो सोशल लेवल्स के ऊपर आते हैं, या जनरल जो सोसाइटी के इश्यूज़ के ऊपर जो ऐसे आते हैं, आप इसकी थेरीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल करप्शन पे ऐसे है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन पे ऐसे है, या पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर अगर ऐसे आता है, रिलीजियस इंटॉलरेंस के ऊपर ऐसे आता है, तो आप डेफिनेटली सोशियोलॉजी की थेरीज़ को वहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। अगर आपकी थ्योरेटिकल बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने ऐसे को लेकर चल सकते हैं। तो ये एक जर्नल इसका ऐसे में एप्लीकेबिलिटी है। पाकिस्तान अफेयर्स में आप इसकी थेरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका पेपर एक स्टैंड आउट कर सकता है, आप अगर इन थेरीज़ को वहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये 3 इसके प्लस पॉइंट हैं। एक तो इसके मैंने आपको बताया कि आप रिलेट कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ, सेकेंडली द सिलेबस इज़ लिमिटेड, एंड थर्डली इट हैज़ अ ग्रेटर एप्लीकेबिलिटी इन अदर CSS पेपर्स एज वेल। तो दिस इज़, आई थिंक दीज 3 आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, यू शुड गो फॉर दिस सब्जेक्ट। दैन एक सेकेंड क्वेश्चन आता है कि शुड वी गो फॉर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। Actually, I myself was very confused about these two subjects, because generally लोग कहते हैं कि anthropology also have a scoring trend, and अगर आप इनका syllabus देखें तो, और आप generally अगर आप जानते, तो anthropology is more about human beings and their past, their ancestors and the evolution of human society. अब उस एवोल्यूशन में एंथ्रोपोलॉजी में लिंग्विस्टिक्स भी आ जाते हैं, उसमें एनवायरनमेंट भी आता है, जियोग्राफिकल एवोल्यूशन भी आती है। तो एंथ्रोपोलॉजी इन इट्स एसेंस ही जो सब्जेक्ट है उसकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं। तो CSS में आपने अगर तो आप एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री ले रहे हैं, आपको जनरली जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट CSS में आपको स्मार्ट प्ले करना चाहिए, आपको ऐसे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए कि आपके कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाए और आप अपने मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकें। तो एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि वो एक ब्रॉडर, एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी जो हैं दोनों एक ही फैमिली है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी इज़ ब्रॉडर फैमिली और सोशियोलॉजी उसका एक पार्ट है। क्योंकि सोशियोलॉजी में यू पर्टिकुलरली डील विद सोशल रिलेशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस एंड वाई ह्यूमंस और सोसाइटी बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, आप पर्टिकुलरली हम उसके साथ डील करते हैं। तो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर योर चॉइस। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आपको स्मार्ट चॉइस लेनी चाहिए, और जिस सब्जेक्ट का सिलेबस लिमिटेड है और जिसको आप इजीली कैटर कर सकते हैं, आपको उस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए। थर्डली हम इसको डिस्कस करेंगे कि सिलेबस ब्रेक डाउन किस तरह से किया जा सकता है। सो बेसिकली इसको आप जो सिलेबस है 100 मार्क्स में, इसको आप 4 बेसिक कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें जनरल इंट्रोडक्टरी टर्म्स हैं, जनरल इंट्रोडक्टरी थीम्स हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, लाइक व्हाट इज़ कल्चर। उसके अलावा इंडिविजुअल क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल कि एज अ ह्यूमन एक इंडिविजुअल क्या है, वाई ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। यहाँ से बात स्टार्ट होती है सोशियोलॉजी में कि इंडिविजुअल अगर अकेला, क्या वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है दुनिया में? नहीं कर सकता, क्योंकि हम अगर अकेले होंगे तो वी आर जस्ट फिजिकल बॉडीज़, उसके अलावा हमारी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। हम लैंग्वेज कहाँ सीखते हैं, हमारा विजन कैसे बनता है, हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बोलते हैं, ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो दे फॉर्म कम्युनिटीज़ एंड ट्राइब्स। जब मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ गेट टुगेदर दे फॉर्म सोसाइटीज़। फिर जब सोसाइटीज़ इकट्ठे रहती हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न्स को वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर। अब ये बेसिकली दे आर वेरी सिंपल टर्म्स जो आपको इंट्रोडक्टरी टर्म्स हैं, लेकिन अब कल्चर है तो उसके अंदर बहुत सारी, वाई सम कल्चर्स आर सुपीरियर दैन दी अदर कल्चर, या क्या कोई कल्चर सुपीरियर हो सकता है दूसरे से या नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एवरी कल्चर इज़ इक्वल, देयर इज़ कल्चरल रिलेटिविज़म, कोई भी किसी से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। ख़ास कल्चर के लोग एक डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं और किसी दूसरे कल्चर के लोग किसी डिफरेंट पैटर्न में बिहेव करते हैं। तो ये दीज टर्म्स आर सिंपल, लेकिन इनके अंदर जैसे जैसे आप सोशियोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इन पैटर्न्स के पीछे वो जो हाउ का क्वेश्चन है आपको उससे डील करना है। और यहाँ पे ही इशू आता है, क्योंकि आप सिर्फ ये लिखते हैं कि कल्चर के एलिमेंट्स क्या हैं, कल्चर को डिफ़ाइन कर देंगे, तो ये चीज़ें इस तरह से मार्क्स नहीं आएंगे। आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग थेरीज़ के साथ सपोर्ट करना है कि वाई ह्यूमंस बिहेव द वे दे डू,
या सोशल इंटरेक्शन वो क्यों किस तरह एक ख़ास पैटर्न में करते हैं, और क्यों एक कल्चर किसी एक तरह से बिहेव करता है और दूसरा कल्चर किसी दूसरी तरह से बिहेव करता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप जनरल कॉन्सेप्ट जो हैं आप उनको फर्स्ट पोर्शन जो है उसके साथ डील करता है। सेकंड पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स का या थेरीज़ का एंड सोशल थेरिस्ट का। जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें आप पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स पढ़ते हैं, तो इसमें सोशल थेरिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात में पर्सपेक्टिव्स आप पढ़ते हैं कि आपने सोशियोलॉजी के अंदर पर्सपेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं। पर्सपेक्टिव्स आर द लेंसेज आर द ग्लासेस जिसके ज़रिए आप दुनिया को देख रहे हैं। इफ़ यू आर वियरिंग अ रेड ग्लासेस तो आपको व्यू रेड नज़र आएगा, अगर आप ब्लैक वेयर कर रहे हैं तो आपको उस तरह का व्यू नज़र आएगा। तो एक ही इवेंट को डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट डिफरेंट लेंस से देखते हैं। वो थेरीज़ क्या हैं, वो पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, उसमें आपको 3 मेजर पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस किया जाता है। लाइक द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, देन द सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। और अब ये पर्टिकुलर जार्गन है इस सब्जेक्ट का, ये पर्टिकुलर टर्म्स हैं इस सब्जेक्ट की जो कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग से पता चलेंगी। इतना सिंपल टर्म्स नहीं है, इसको आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। और इन्हीं थेरीज़ के ज़रिए, इन्हीं पर्सपेक्टिव्स के ज़रिए दीज आर द थ्री, ये मैं 3 पर्सपेक्टिव्स मेंशन कर रही हूँ, देयर आर अदर्स एज वेल। इन्हीं पर्सपेक्टिव्स के ऊपर आप सोशल बिहेवियर्स को इन डिफरेंट लेंसेज से देखते हैं कि अच्छा अगर एक इंसान इस तरह से बिहेव कर रहा है तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के मुताबिक इस तरह से कर रहा है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म उसके पीछे थेरी हो सकती है उसके इस पैटर्न को फॉलो करने की। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव्स हैं जो आपको किसी भी एप्लीकेबल जो क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होते हैं, उसकी एक ग्राउंड बनाने के लिए, उसकी बेस बनाने के लिए आप इन थेरीज़ को यूज़ करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की थेरीज़ या पर्सपेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सोशल थेरिस्ट, जिसमें कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ इब्न खल्दून, then there is Karl Marx, and then there is Max Weber, Emile Durkheim, and there are other such philosophers, social theorists. So इन theorists को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज हर के साथ सोसाइटी को देख रहा है, एक ख़ास लेंस के साथ देख रहा है। जैसे अगर कार्ल मार्क्स को देखा जाए तो ही व्यू सोसाइटी एज फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव, ही सी सोसाइटी एज अ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के मुताबिक सोसाइटी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्लासेस के अंदर, हैव्स और हैव्स नॉट के। इस तरह से अगर टैलकट पार्सन को देखें तो ही व्यू सोसाइटी फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। उनके मुताबिक क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो पैटर्न्स लोग फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडर्स की मिसाल लें तो एक जेंडर एक ख़ास रोल परफॉर्म कर रहा है, फीमेल कुछ ख़ास रोल परफॉर्म कर रहे हैं, मेल कुछ ख़ास रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इस वजह से है कि सोसाइटी एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन मेंटेन करना चाहती है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहती है। इसी जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन को सोशल कॉन्फ्लिक्ट वाले किसी और नज़रिए से देखते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले किसी और नज़रिए से देखते हैं। तो ये एक मिसाल मैंने आपके सामने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की रखी। इस तरह से कोई भी अगर इशू आ जाता है जो सोसाइटी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल करप्शन है, फॉर एग्जांपल अर्बन रूरल डिवाइड है, या आपके पास ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लेबर बॉन्डेड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, किसी भी आप इन पर्सपेक्टिव से, इन लेंसेज से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोसाइटी में लोग ये ट्रेडिशन, ये कल्चर अच्छा या बुरा क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पोर्शन है पर्सपेक्टिव्स वाला और सोशल थेरिस वाला। देन देयर कम्स अ थर्ड पोर्शन जो सोशल इवल्स के बारे में है, सोशल इश्यूज़ या सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें जैसे मैंने अभी डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ सोशल इशू या सोशल प्रॉब्लम। उसके अलावा पॉपुलेशन का इशू है, करप्शन, लैक ऑफ एजुकेशन, पैसिव पॉलिटिकल कल्चर, रिलीजियस इंटॉलरेंस, और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर। अब यही देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सोशल प्रॉब्लम्स वाला इसका एक पूरा मतलब एक आप थीम समझ लें सोशियोलॉजी के अंदर आप ये स्टडी करेंगे। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लें तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दिस नॉलेज इन योर एसे एग्ज़ाम एज़ वेल, इन योर पाकिस्तान अफेयर्स एग्ज़ाम एज़ वेल। अगर उसमें सोशल इश्यूज़ के ऊपर या सोशल प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन आता है और आप एक थ्योरेटिकल बैकिंग के साथ अपने आंसर को लिख सकते हैं, दैट कैन हेल्प यू मेक योर पेपर स्टैंड आउट अमंग अदर एस्पिरेंट्स। तो अगर आप बाकी लोग अगर उसको एक ख़ास उसकी सिर्फ कॉजेज़ इफ़ेक्ट में लिख रहे हैं, तो कॉजेज़ हम जनरली क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन, कॉजेज़, इफ़ेक्ट, ये एक बहुत बेसिक पैटर्न है, लेकिन कॉजेज़ के पीछे भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है, वो अगर आप मेंशन करेंगे तो आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा। तो अब ये सोशल लेवल्स वाला पोर्शन है, ये बहुत हेल्पफुल है, इसकी जनरल एप्लीकेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और
अगर आपको पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ आ गए, अगर आपको सोशल थेरिस्ट अच्छे से समझ आ गए, तो आप इनको आंसर में बड़े अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है वो है रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में। अच्छा, रिसर्च जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी डिस्कोर्स की जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो रिसर्च होता है। एक सब्जेक्ट इवॉल्व ही तब करता है जब उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो सोशियोलॉजी का जो कोर्स है CSS में, इसमें भी एक पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी को उन्होंने उसको काउंट अंदर किया हुआ है, और डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन भी आता है। इसका एक सेपरेट पोर्शन है कि सोशियोलॉजी में रिसर्च कैसे की जाए। जैसे इकोनॉमिक्स है या जैसे स्टैटिस्टिक्स है, इस तरह के सब्जेक्ट्स में जनरली डाटा कलेक्ट करके, डाटा को क्वांटिटेटिवली इकट्ठा करके हम नंबर्स में मेंशन कर देते हैं कि इतने % लोगों ने ये किया, इतने % लोगों ने ये किया। तो सोशियोलॉजी में हम किस तरह से लोगों के पैटर्न्स या बिहेवियर्स की रिसर्च करें, उसमें फिर आगे क्वांटिटेटिव रिसर्च भी आती है, क्वालिटेटिव रिसर्च भी आती है। दिस इज़ वेरी टेक्निकल, ये जो रिसर्च वाला पोर्शन है, और इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन भी आ जाता है, और इसमें से आपके पास कोई केस स्टडी भी आ सकती है। तो ये बहुत टेक्निकल है। इसमें रिसर्च की टाइप्स के अलावा क्या मेथडोलॉजी वो भी इसमें आता है कि आप किस ज़रिए से अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर्स के अंदर बाइसेस होते हैं, प्रेजुडिस होता है। जब ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं तो उनको स्टैटिस्टिक्स में चेंज करना, नंबर में चेंज करना इतना आसान नहीं होता। क्वांटिटेटिवली आप फिर क्या करते हैं, आप फॉर्म्स फिल करवाते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, ये एक तरीका होता है। क्वालिटेटिवली क्या होता है कि आप एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहते हैं, उनके बिहेवियर्स को जज करते हैं, फिर आप उनके पैटर्न्स को देखकर आप अपनी रिसर्च लिखते हैं कि ये जो सर्टन लोग इस कल्चर में ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे ये रीज़न्स हो सकती हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि साइंसेस के सब्जेक्ट्स, नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी रिसर्च लेबॉर्ट्री में होती है। अगर आपका जो है आप एक केमिकल कोई आप यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल का जो रिज़ल्ट आएगा आप उसे एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें आपका अपना बायस नहीं आएगा। सोशल साइंसेस की रिसर्च में और नेचुरल साइंसेस की रिसर्च में यही फ़र्क है। नेचुरल साइंस की रिसर्च इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें अपना प्रेजुडिस नहीं उसमें ऐड करते। आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, या जैसे मैथ्स है, आपका जो 5 + 7 जो है आप जो प्लस करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। उसमें आप खुद से नहीं कह सकते कि नहीं मेरा दिल कर रहा है मैं इसका ये आंसर लिखूँ। तो देयर इज़ नो सब्जेक्टिविटी, दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो सोशियोलॉजी की रिसर्च है उसमें क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को देखा जाता है, ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च होती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी, देयर इज़ लॉट ऑफ बायस एंड प्रेजुडिस जो रिसर्च में आ सकती है। तो इसको किस तरह से क्वालिटेटिवली भी किया जा सकता है रिसर्च को, और क्वालिटेटिवली भी किया जा सकता है। इसी वजह से आई एम टेलिंग यू दैट दिस पोर्शन इज़ क्वाइट टेक्निकल, और इसमें से क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। तो ये बेसिकली इसके सिलेबस ब्रेकडाउन की बात की जाए तो ये इसके अंदर मेजर 4 जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया। फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, पॉपुलर कल्चर क्या है, रीनोसेंट्रिज्म क्या है, एथनोसेंट्रिज्म क्या है, कम्युनिटी सोसाइटी किस तरह से इवॉल्व हुई, सोसाइटी के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सारे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं। देन सेकंड पोर्शन आपको मैंने बताया कि पर्सपेक्टिव्स एंड सोशल थेरिस्ट का है, और ये बहुत ज़्यादा बैकबोन है इस सब्जेक्ट की, क्योंकि आप हर आंसर में इन थेरीज़ को कोट कर सकते हैं। आप एक थ्योरेटिकल बैकिंग दे के अपना आंसर जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, इसका जो थर्ड पोर्शन है सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में है। एंड फोर्थ पोर्शन इज़ अबाउट इज़ वेरी टेक्निकल, और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे समझ ना सकें। टेक्निकलिटी इसकी क्यों है वो कि सोशल साइंसेज में देयर इज़ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी, और इसमें रिसर्च करना इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम डूइंग रिसर्च इन सोशल नेचुरल साइंसेज या इस तरह के सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आपको इसको प्रिपेयर किस तरह करना है, इस सारे सिलेबस को। देखिए, हर सब्जेक्ट जो है, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो जेंडर स्टडीज़ है, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं, उसके अंदर एग्ज़ामिनर को ये पता चलना चाहिए कि आपने एक डीप लेवल पे इसको स्टडी किया है। अगर जैसे अगर सोशियोलॉजी में अगर आ जाता है करप्शन के ऊपर, और आप एज़ इट इज़ वो ऐसे वाला मटेरियल करप्शन में लिखने के क्या इसके कॉजेज़ हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये तो एक जर्नल आपने बता दिया जो आपको किसी भी में जो चीज़ें मिल जाती हैं।
आपका पॉइंट स्टैंड आउट कब करेगा या आपका पेपर स्टैंड आउट कब करेगा, जब आप उसमें सोशियोलॉजी की टर्म्स यूज़ करेंगे, सोशियोलॉजी की जार्गन यूज़ करेंगे, सोशल थेरिस्ट के को रेफ़र करके अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जार्गन इसका जानना बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट का, सोशियोलॉजी का। तो पहले तो आपको, अगर आपने जब प्रिपेयर करना है, आपकी ये स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि आपको डेफिनेटली, जैसे भी मैंने बताया, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स का पता होना चाहिए। जो हमने 3 पर्सपेक्टिव्स यहाँ उनकी बात की, लाइक सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, उसके अलावा सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज़म है, देन देयर इज़ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो किसी भी सोशल इवेंट के ऊपर अगर बात आ जाए तो आप उसको इन 3 लेंसेज के ज़रिए बता सकते हैं कि ये जो सोशल थेरिस्ट हैं, ये इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनिज़म के लेंस से देखते हैं। ये वाले सोशल थेरिस्ट इसी एक सोशल इंसिडेंट को, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की मैंने मिसाल दी पहले, किसी एक इंसिडेंट को ये दूसरे नज़रिए से देखते हैं और तीसरे नज़रिए से देखते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं एग्जामिनर को कि आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, या सब्जेक्ट की नेचर क्या है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि आप, अगर आपके पास आता है क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी नेचर का, अगर थ्योरेटिकल नेचर का है तो डेफिनेटली आप थेरीज के साथ, अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल नेचर का आता है या उसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आता है कि थेरी ऑफ एलिनेशन क्या है बाय कार्ल मार्क्स, या सुसाइड की अमाइल दरकम की थेरी क्या है और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, थेरी ऑफ एलिनेशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, कंटेम्प्रेरी वर्ड में इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। या अगर आपसे कहा जाए कि इब्न खल्दून की जो थेरी ऑफ असाबिया है, जो उसकी थेरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी और सोशल कोहियन है, अगर तो सिंपल आता है कि सोशल कोहियन के ऊपर नोट लिखें तो आप एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आप सारा कुछ बता देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द थेरी और उसको आजकल की दुनिया में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। वहाँ पे फिर आपके स्टैटिस्टिक्स भी आ जाते हैं, आपका आर्गूमेंट मेकिंग आ जाता है, और ताकि आप थ्योरेटिकल बैकिंग के साथ साथ करंट वर्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ड में एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो ये इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ इस तरह से नहीं कि आप, अगर करप्शन है तो आप ये कहें कि जो मैंने करप्शन पे जनरली पढ़ा हुआ है, कॉजेज़ इफ़ेक्ट्स, एजुकेशन हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या फ्यूचर रिकमेंडेशन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोशियोलॉजी के पेपर में लिखेंगे तो वो आपकी उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं शो करेगा। हाँ, अगर आप सोशियोलॉजी का तैयार किया हुआ आंसर आप उसको यूज़ करें अपने ऐसे में, तो वो आपको बेहतर तौर पे आपको मार्क्स दे सकता है, एक बता सकता है, डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके किसी और के पेपर में। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया कि आपको प्रिपेयर किस तरह से करना है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स चाहते भी यही हैं कि वो मार्क्स किस तरह से ले सकें, हाउ टू फैच मार्क्स इन द सब्जेक्ट। दिस इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर तो सब लोग करते हैं, लेकिन एग्जामिनर के सामने ये चीज़ नहीं जा रही कि आपने कितनी बुक्स को कंसल्ट किया है, आपने कितने नोट्स पढ़े हैं, आपने किस टीचर के साथ आपने कंसल्ट किया है। एग्जामिनर के सामने ये चीज़ नहीं जा रही। उनके सामने आपकी जो राइटिंग शीट है वो उनके पास होती है, उसी से आपने दिखाना है कि आपको कितना पता है और कितना आपके पास नॉलेज है इस सब्जेक्ट का। तो मार्क्स फैच करने के लिए एक तो, अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करना चाहिए। अगर आप पास पेपर्स को देखें तो पास पेपर्स में आपको क्लियरली, पिछले जो 6-7 पास पेपर्स हैं उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ पोर्शंस में से क्वेश्चन बड़े क्लियरली बार बार आते हैं। लाइक जो आपका सोशल पर्सपेक्टिव्स वाला पोर्शन है और सोशल थेरिस्ट का 2 क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एक अगर कार्ल मार्क्स पे आ गया तो इब्न खल्दून पे भी आ सकता है, एक थ्योरेटिकल नेचर का आ गया, एक प्रैक्टिकल नेचर का आ गया। तो इसमें से अगर आपके 2 क्वेश्चंस इस पोर्शन से कवर हो सकते हैं तो आपने 6 क्वेश्चंस होंगे और आपने उसमें से 4 करने हैं। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करें तो आप और भी ज़्यादा सिक्योर तरीके से जो है वो प्ले कर सकते हैं एग्ज़ाम में। लाइक आप थेरिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करें उनको तैयार, तो आप इसमें से 2 क्वेश्चंस तो आप उसी पोर्शन में से अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपका रिसर्च मेथडोलॉजी से एक क्वेश्चन अक्सर, बल्कि काफ़ी दफ़ा पास पेपर्स में अगर आप उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो आप उसमें भी आप जो है वो बड़ा अच्छा सिक्योर, मतलब आपका एक क्वेश्चन आपका वहाँ से सिक्योर हो सकता है। उसके अलावा डेफिनेटली एक सोशल इश्यूज़ या सोशल प्रॉब्लम्स में से एक क्वेश्चन आता है। अब अगर आपके पर्सपेक्टिव्स तैयार हैं, अगर आपने सोशल थेरिस्ट को तैयार किया हुआ है, तो सोशल प्रॉब्लम के ऊपर उसको एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़े से, आपको स्टैटिस्टिक्स तैयार करने पड़ेंगे और उस थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ उसे कम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो अभी तो अगर आप सिर्फ इन 3 फोकस करें तो एग्ज़ाम में ले सकते हैं, क्योंकि आपको 6 के 6
क्वेश्चन. दिस इज़ अ स्मार्ट वे दैट आई एम टेलिंग कि मतलब अगर आप पूरा कोर्स नहीं पढ़ पा रहे या आपको लगता है कि कुछ पोर्शन आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो ये अगर आप पास पेपर्स को एनालाइज करें तो आप क्लियरली एक ट्रेंड देख सकते हैं कि सोशल थेरिस में से तकरीबन 2 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च में से एक क्वेश्चन आ रहा होता है, और उसके अलावा आपके पास जो सोशल प्रॉब्लम्स वाला पोर्शन है उसमें से एक क्वेश्चन आता है. तो बाकी 2 क्वेश्चन डेफिनेटली जो बाकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह उसमें से भी आ रहे हैं, लेकिन ये एक स्मार्ट तरीका हो सकता है इसको देखने का. सो बेसिकली इन तमाम चीज़ों की वजह से अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से स्टडी करें और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लें सब्जेक्ट की, तो ना सिर्फ ये आपको सोशियोलॉजी में इटसेल्फ हेल्प करेगा आपको अच्छे मार्क्स लेने में, बल्कि जो इसकी बहुत अच्छी बात है सब्जेक्ट की कि आपका जो आप मैं पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो कहा जाता है कि जी विज़न ब्रॉड करता है, ये सब्जेक्ट आपका विज़न डेफिनेटली ब्रॉड इस सेंस में करेगा कि आपको आपके इर्द गिर्द होने वाले जो इश्यूज़ हैं, जो सोशल रिलेशन, जो सोशल पैटर्न्स हैं, उनके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या थे नॉलेज देगा, जो कि आपको एक अच्छा ऐसे लिखने में भी हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक में भी हेल्प कर सकता है. तो इस लिहाज से ये सब्जेक्ट एक काफ़ी विन विन सिचुएशन है. आप इसमें भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं और आपको ओवरऑल भी ये सब्जेक्ट आपको हेल्प कर सकता है. अगर इफ़ एनीवन हैव अ क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं. सो वो स्टूडेंट्स जो सोशियोलॉजी को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करें ऑप्शनल्स में, क्योंकि एज आई ऑलरेडी काफ़ी एक मुश्किल मरला होता है. बाज़ औक़ात लोग एक ऑप्शन रखने के बाद उसको स्विच भी कर लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, या वो नहीं कर पा रहे होते. सब्जेक्ट की एज आई टोल्ड यू द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको इससे बड़ा इजीली रिलेट कर सकते हैं. अगर आपको आपके कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स बताई जाएँ, लाइक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बुक्स पढ़ें या एग्जांपल्स आपको मिलें, तो आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ. और कंपेयर्ड विद एंथ्रोपोलॉजी, मैंने आपको बताया कि उस सब्जेक्ट में आपका सिलेबस भी ज़रा ज़्यादा है और उसकी रेंज ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू सोशियोलॉजी. उसके अलावा इसकी जर्नल एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि दिस सब्जेक्ट कैन हेल्प यू इन अदर एग्ज़ाम्स एज़ वेल, इन अदर पेपर्स एज़ वेल. और इसका सिलेबस भी लिमिटेड है, 100 मार्क्स का है, और उसको भी आप अगर स्मार्ट तरीके से करें, थेरीज को और पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से समझ के, आप अपने आंसर्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू. और इफ़ एनी वन ऑफ़ यू वांट टू रजिस्टर, या अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच.